नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में सबसे पहले आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स की क्योर वाली रिपोर्ट्स देखिए। आपके सामने चल रही हैं। जो रिपोर्ट ज़ीरो थी वो आज की डेट में कुछ 10, 5, 7 कुछ ना कुछ आपको सामने मिलियन काउंट दिखाई देती हैं। तो ये आप देखो, थोड़ा सा बिफोर आफ्टर को समझो और कभी निराश मत हो अगर आपका स्पर्म काउंट नील हो भी गया है तो, क्योंकि निराश होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी लेती है और उससे हमको स्पर्म काउंट बढ़ाने की दिक्कतें हो और ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप निराश हैं, डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपका शरीर एक ऑक्सीडेटिव हार्मोन उसको रिलीज़ करता है जो हमारे स्पर्म काउंट को कम करने में सहायक होता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ये रिपोर्ट देखिए, अपनी उस ऊर्जा को जगाइए जिससे आपके स्पर्म काउंट बने, रादर देन ऐसी ऊर्जा को ना जगाए जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो। तो इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत आपके सामने कुछ पेशेंट्स जिनकी रिकवरी हुई है, मैं रिपोर्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब आती है बारी कि एज़ोस्पर्मिया में आप कैसे फंस गए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग वो लगाते हैं कि आप रिकवरी नहीं कर सकते, आईवीएफ करवा लो। मैं कहता हूँ आईवीएफ बुरी चीज़ नहीं है। बच्चा ना हो और आईवीएफ से हो रहा हो, और अच्छी बात है अगर हो जाता है तो हमें बच्चे से मतलब है, आईवीएफ से हो या वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से हो, चाहे होम्योपैथी की दवाइयों से हो, चाहे वो किसी मड थेरेपी से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, चाहे वो पंचकर्मा से क्यों ना हो, हमें बच्चे से मतलब है ना। एग्जैक्टली तो अब सबसे पहले ये समझ लो कि आपके शरीर में अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल करूँगा, शायद आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि हमारे शरीर में हुआ क्या है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली दिक्कत होती है, जो मेजर हम 3 दिक्कतों को काउंटर करते हैं। सबसे पहली होती है मैचुरेशन अरेस्ट का केस। मैचुरेशन अरेस्ट के केस में हर डॉक्टर के लिए टास्क हो जाता है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ाना, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ क्यों ना हो। क्योंकि मैचुरेशन अरेस्ट के केस में क्या होता है कि आपकी जो स्पर्म बनाने वाली साइकिल है वो काम ही नहीं कर रही है। वो इतना स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, क्या इतना क्या, कुछ भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही है। वो साइकिल बीच में ही कहीं रुक गई है। उसको आप गूगल कर सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, आप पॉज कर लेना, उसको थोड़ा सर्च कर लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है जो स्पर्म बनाती है। अगर ये कहीं रुक जाती है, अब आप में से क्या पता कि कईयों ने एफएनएसी का टेस्ट करवा रखा हो या बायोप्सी करवा रखा हो, तो आपने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ देखा होगा कि मैचुरेशन अरेस्ट लिखा हुआ एक वर्ड होता है। आप उसको भी टाइप कर लो गूगल पे और सर्च करो कि होता क्या है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए शॉर्ट करके बता रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जब रुक जाती है उसको मैचुरेशन अरेस्ट का केस कह देते हैं। वहाँ पर सबके लिए टास्क है, वो किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए नहीं, वो सब डॉक्टर्स के लिए टास्क है कि उससे कैसे हम ओवरकम कर सकें। फिर आता है केस ब्लॉकेज का, ऑब्स्ट्रक्शन का, जहाँ पर आपके शुक्राणु बन रहे हैं बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अब वो बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रुक गया है। चाहे वो आपकी सिस्ट हो सकती है या ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस हो सकता है, बड़े सारे केसेस हो सकते हैं उसमें, कि जहाँ पर कोई रोड़ा बन के बैठ गया है जो आपके स्पर्म को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। अब वो आपकी इवन ऐसा भी होता है कुछ पेशेंट्स में कि डक्ट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वहाँ पर भी देखा जाता है कि स्पर्म बाहर की तरफ नहीं निकल रहा। तो सिंपली वहाँ पर दिक्कत यह है कि आपका शुक्राणु बन रहे हैं बट निकल नहीं रहे। ऐसे केसेस सब में रिकवर होते हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो आप एलोपैथी में भी जाओ। एलोपैथी के बाद सर्जरी आ जाती है, बट होम्योपैथ आयुर्वेद मेडिसिन से उसको रिकवर कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती। तो सिंपली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आपका स्पर्म शुक्राणु बना रहा है आपका शरीर, बट आपका शरीर उसको बाहर नहीं निकालने दे रहा, ये दिक्कत आती है। तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन में सिस्ट होती है या ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस होता है, वो दवाइयों से मैनेज हो जाता है। अब फिर आता है केस जिसमें हम ये कहते हैं कि एज़ोस्पर्मिया आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कह लो कि हमारे ग्लैंड्स जो हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच काम करें, और जब वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा है या भेज भी रहा है तो उनके पास पहुंच नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है बेसिकली कि हमारे शुक्राणु को जो सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स है वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वो नहीं कर रहे एलएसएच और एफएसएच अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे उसको, तो वो वहाँ पर नहीं बनेंगे, वहाँ पर शुक्राणु बनने में असहायक होंगे।
तो इस असहायक का भी एक रीज़न होता है कि हार्मोन हमारे इम्बैलेंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल को पूरा एफर्ट नहीं मिल पा रहा है जो शरीर देना चाहता है, और वहाँ पर वो लैक कर जाते हैं, इसलिए एजोस्पर्मिया का केस हो जाता है। फिर एक केस आता है जहाँ पर टेस्टिस हमारे पूरे ढंग से डेवलप ही नहीं हुए। ये तो हुआ कि हमारे टेस्टिस डेवलप हुए और उसके बाद उन्होंने अपने अपनी जगह पे जो काम करना था वो काम में असक्षम हुए, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, टेस्टिस पूरे डेवलप ही नहीं हुए, या डेवलप हुए तो अनडिसेंडेड टेस्टिस रह गए, तो वहाँ पर केसेस में भी दिक्कत बहुत मेजर आती है। वहाँ पर एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली निराश ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पैथी क्या काम ही नहीं कर पाती। वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो सोर्स शुक्राणु बनाने का है वो सोर्स ही नहीं है जिसकी वजह से शुक्राणु बनाए जा सके। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस, या कहीं आपने देखा होगा कि टेस्टिस पूरे तरीके से बने नहीं, डेवलप ही नहीं हुए और छोटे थे, बचपन से ही छोटे थे, या बचपन में कभी मम्स हुए, बहुत लंबे टाइम तक मम्स रहते थे, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट, ये वाले इफ़ेक्ट्स हैं जो दिक्कत हमें एजोस्पर्मिया में दे जाते हैं। और फिर एक और दिक्कत आती है जहाँ पर हमारे जीन्स क्या, हमारे जो जीन्स आते हैं वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। जो हमें फैमिली से जीन्स मिले हैं, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो जीन्स है वो मेल के अंदर XY होते हैं, बट डबल XY हो गया, तो वहाँ पर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो दिक्कत में रहते हैं। उसमें भी वही सेम दिक्कत आती है कि हार्मोन्स इतने पर्टिकुलरली ढंग से काम नहीं कर पा रहे होते, या उनको समझ नहीं आ पा रहा होता, वो मिसमैनेज की तरह चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट बनते हैं तो बहुत थोड़े बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो बेसिकली ये कुछ दिक्कतें होती हैं जहाँ पर शुक्राणु कम हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब रही बात इसको क्योर कैसे किया जाए। देखो, क्योर करने का तरीका आज की डेट में एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को, अगर मैं आज की डेट में मैं खुद बोलूं कि हम कितने क्योर कर पाए या हमारे डॉक्टर हेल्थ कितने क्योर कर पाया, तो गारंटी से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। डेफिनेट है, सारे के सारे पेशेंट नहीं क्योर होते, बट बहुत सारे पेशेंट उनमें क्योर हो जाते हैं। अगर हम 100 पेशेंट को अगर देखते हैं कि या कैटर करते हैं तो 100 के 100 पेशेंट क्योर नहीं हो पाते हैं, बट उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50 पेशेंट तो स्कोर कार्ड अपना अच्छे दिखाई जाते हैं, जिसमें 1 मिलियन, 2 मिलियन या 5 मिलियन भी आते हैं, तो हम उसको अचीवमेंट समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं जहाँ पर स्पर्म काउंट बिल्कुल नहीं थे वहाँ पर 1 मिलियन भी आए हैं या 2 मिलियन भी आए हैं, तो हम IVF के थ्रू जाकर उसको एज ए चाइल्ड खुद से अपना चाइल्ड ले सकते हैं, खुद से अपना बच्चा ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं IVF को बुरा नहीं मानता, मैं एलोपैथी को बुरा नहीं कहता, मैं आयुर्वेद को बुरा नहीं कहता, मैं होम्योपैथी को बुरा नहीं कहता। अगर सबका सपोर्ट भी आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए एक तरीके से समझ लीजिए कि आपके लिए हेल्प है, आपके लिए सपोर्ट है। तो सिंपली अगर हमें किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो हमें कहीं से भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बच्चे करने के लिए जहाँ पर नील स्पर्म काउंट हो, चाहे पर 3 मिलियन 4 मिलियन आ रहे हैं और वहाँ से अगर बच्चा होने के लिए पॉसिबिलिटी आती है तो वो भी कर सकते हैं। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी एलोपैथी के पास भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो टेसा करते हैं, अलग अलग चीज़ें। बट अगर आपके खुद के स्पर्म काउंट आपकी रिपोर्ट्स में आ भी रहे हैं तो वो भी वेल एंड गुड है कि आपकी रिपोर्ट्स आपको दिरशात हो रही हैं, आपके स्पर्म काउंट आ रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, या कुछ भी माइंड में डाउट्स हैं, कुछ भी ऐसा क्वेश्चनिंग अराइज भी होता है, तो आप अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए। आपका फेस हाइड रखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी हाइड रखी जाएगी, और आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और टीम ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।